भाईसाहब, हाँ? ये पता बता सकते हैं? हाँ हाँ, यही तो है। तो श्रीमान जी, ये बनारस पेपर मार्ट यही है? तो यही है। मुझे गजाधर प्रसाद बाबू से मिलना था। मैं हूँ गजाधर प्रसाद, कहिए क्या काम है? आप ही हैं? मैं उमरनाथ हूँ। अच्छा, अमोला से आया हूँ। श्रीधर बाबू ने आपसे मिलने के लिए कहा। हाँ हाँ, श्रीधर बाबू ने। जी। तस्वीर लाए हैं आप? जी जी, मेरी भांजी है, मैट्रिक पास है, बहुत सुंदर है, सुशील है। तस्वीर में तो लड़की बड़ी सुंदर दिख रही है। मुझे लड़की पसंद है, लेकिन एक शर्त है। शर्त? दहेज मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन एक शर्त और भी है। वो क्या? कि विवाह मैं जरा जल्दी करूंगा। तो मैं रिश्ता पक्का समझूं? बिल्कुल बिल्कुल रिश्ता पक्का समझूं। ये तस्वीर अब इसे मेरे पास ही रहने दीजिए। अच्छा, देना उसे। दीदी, दीदी, मिठाई खाओ। ऐसी खुशखबरी लाया हूँ कि सुनकर उछल पड़ोगी। ऐसी कौन सी खुशखबरी है? तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया दीदी। बनारस में सुमन का ब्याह तय करके आया हूँ। सुमन का ब्याह? लेकिन इतनी जल्दी लड़का तुम्हें नहीं समझा। अरे बस समझो कि ऊपर वाले ने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली। लड़का नौकरी करता है, अरे एक कारखाने में 15 रुपए का बाबू है। तो है ना दीदी, शहर में घर किसका होता है? सभी किराए में रहते हैं ना। और माता पिता, भाई बहन? माँ बाप तो मर चुके हैं, भाई बहन कोई नहीं। दिखने सुनने में कैसा है? 100 में से एक है। शहर में कोई कुरूप होता ही नहीं। नाम है गजाधर प्रसाद। और उनका कैसा है? बहुत ऊंचा है। अब दीदी बहुत सवाल पूछ चुकी हो, अब ये बताओ कि लड़का पसंद है कि नहीं? भैया, अब तुम्हें लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। बोलो, जवाब दो। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसमें न समझने वाली बात ही क्या है? कह तो रही हूँ कि मामा जी ने मेरा ब्याह तय कर दिया है। तुम चाहो तो इनकार कर दो। मेरा मतलब है, इस तरह से कोई किसी पर जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। मेरे चाहने न चाहने से क्या होता है? हाँ, अगर तुम कह दो तो मैं उन्हें इनकार कर सकती हूँ। तुम समझ नहीं रही हो सुमानी। इस वक्त ना तो मैं कुछ कमा रहा हूं और ना ही मेरे पास कोई साधन है। आखिर किस आधार पर मैं कहूं कि मुझे तुमसे ब्याह करना है? तो फिर क्यों मिलते थे मुझसे? क्या वो सब मजाक था? मजाक नहीं था सुमन। मैं आज भी तुम्हें चाहता हूं और हमेशा चाहता रहूंगा। झूठ, एक और झूठ। तुम्हारे वजह से मेरा जीवन नष्ट हो रहा है सदन। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। सुमन, सुमन मेरी बात तो सुनो सुमन। बेटे, वर्ल्ड को जय माला तो नहीं। अरे जनाब बाबू, आपका पत्थर तो बिल्कुल खाली है। ना कब से आवाज दे रहा हूँ, कोई सुनता ही नहीं है। सब्जी भी लूंगा और पूरी भी लूंगा। अरे देखो, इधर सब्जी और पूरी डाला है। सुनियो मानद जी, जी, विदाई की तैयारी जरा जल्दी करवाइएगा। अच्छा। सवेरे 3 बजे की गाड़ी है और कुछ खाने पीने का सामान भी बनवा दीजिए। जी जी, आप खाइए। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। मुझसे तेरा रोना देखा नहीं जाता। मुझे किस अंधे खून में ढकेल दिया माँ। अब ऐसे आदमी के साथ कैसे निभाव होगा मेरा? बेटी, पति कैसा भी हो, निभाव तो हर एक को करना ही पड़ता है। क्या बापूजी मेरे साथ ऐसा होने देते? अगर वे आपसे आके पूछेंगे तो क्या जवाब देगी आप उन्हें? चलो चलो गंगा जली, विदाई की तैयारी करो। जवाई बाबू की ट्रेन 3 बजे जाने वाली है। भैया, जरा तुम यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगर तुम पर इतना ही बोझ बन गई थी तो बेहतर होता उसका गला दबा कर मार डालते उसे। क्या बात कर रही हो दीदी? ब्याह के शुभ अवसर पर ऐसी अशुभ बातें? मैं कोई बिला वजह नहीं बोल रही हूँ। जाकर देखो, मैंने रो रो कर क्या हाल बना रखा है। दीदी, लड़की ससुराल जाते समय रोती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन वो अपने नसीबों पर रो रही है। वो आदमी उससे दुगनी
देखा है, न शक्ल न सूरत, कैसे हाथ चढ़े तुमने? मर्द की उम्र नहीं देखी जाती, अब तो ब्याह भी हो चुका है, अब रोने धोने से क्या फायदा? अरे तुम उसके मामा हो या दुश्मन? तुम अपनी बेटियों के साथ ऐसा सलूक करते? देखो गंगा जली, अब बहुत हो चुका है, अब बस ये करो। जमींदार के लड़के के साथ गांव में गुलछर्रे उड़ाते फिर रही थी, जिसकी तुम्हें खबर नहीं है। अगर ऐसी वैसी बात हो जाती तो हम गांव में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, समझी? मैंने जो कुछ किया है सोच समझ कर किया है। जाओ उसको कहो कि चलने की तैयारी करे, बेफजूल तमाशा बनाने की जरूरत नहीं, समझी? हाँ। बेटा, जाने से पहले आशीर्वाद नहीं लोगे? सदा सुखी रहो, सदा फूलो फलो। बेटा, सुमन बिटिया का ध्यान रखना, उसे किसी तरह का तकलीफ ना हो। मामा जी आप चिंता ना करें, अब वो मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे पूरी तरह संभाल लूंगा। नमस्ते। सुमन, ये है हमारा छोटा सा राजमहल। इस पूरे इलाके में इससे बढ़िया मकान तो मिल ही नहीं सकता। पूरे 3 रुपए महीने के किराए देता हूँ। सुमन, तुम्हें भूख लगी है? लेकिन मुझे तो लगी है। अच्छा, मैं बाजार से आते हुए कुछ लेता आऊंगा, जरा इन लोगों को मैं विदा करूँ। क्या खूबसूरत पत्नी पाई है। अरे तो हम क्या किसी से कम है? इसका मामू हमको देखते ही हम पर आशिक हो गया था। चलो बाहर चलो, तुम लोग तो यहाँ घर में ही कुछ आए। चलो लड्डू पेड़ा कचौड़ी सब बाहर खिलाएंगे। चलो और कथा भी सुनाएंगे। सुमन, चाय बनी? जी अभी लाई। पल्लू से सिर को ढक लो। स्त्रियों का बेपर्दा रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और सुनो, हमारे यहाँ का एक दस्तूर और भी है। स्त्री सवेरे उठकर पति के पैर छूती है। क्या तुम्हें यह सब किसी ने सिखाया नहीं? कमाल है। ठीक कहा था तुम्हारे मामा जी ने कि लड़की गुणवंती तो है मगर थोड़ी सी अल्हड़ है, अभी रीति रिवाज से पूरी तरह परिचित नहीं है। तो मैंने कहा था आप चिंता ना करें, मैं सब सिखा दूंगा। आपको दफ्तर कितने बजे जाना होता है? 10 बजे। क्यों? बाजार से कुछ सौदा ले आइए। दफ्तर जाने से पहले मैं आपके लिए खाना पका दूंगी। वाह, ये हुई ना पतिव्रता वाली बात। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सही सिखाया है कि पति का दिल जीतना हो तो उसे अच्छा खाना खिलाकर उसके पेट के जरिए दिल तक उतर जाओ। सबसे आसान तरीका है। ये लो, मैं अभी आता हूँ सौदा लेकर। खाने मजा आ गया भाई, कुछ भी कहो, खाना बड़ा स्वाद है। दाल रोटी में भी पकवान का मजा आ रहा है। तुम लोग कहते हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मुझे तो खाने को नहीं मिला। अरे एक दिन नहीं मिला तो क्या फर्क पड़ता है यार, तुम्हें तो रोज नए नए पकवान खाने को मिलेंगे। लेकिन एक बात है, ऐसे तो ना हमारा जी भरा ना पेट। एक दिन शाम को तुम्हारे घर आएंगे और जी भर के खाना खाएंगे। अरे तो आ जाओ ना भाई, आज ही शाम आ जाओ। तुम्हें किसने रोका है? अरे गजाधर, भाभी को आए हुए अभी 2 ही रोज गुजरे हैं और भला वो क्या सोचेगी? वो कुछ सोचती होती है भाई। कुछ लोगों को दूसरों को ही खिला के बड़ी खुशी मिलती है, वो उन्हीं में से है। बेधड़क आ जाओ। अरे ये हुई ना बात यार। हाँ लो पान खाओ। हाँ हाँ शुक्रिया।
क्यों? कुछ नहीं। तू इतनी सहमी भी क्यों? अभी अभी आपके आने से पहले किसी ने दरवाजा खटखटाया था। मैंने खोला तो वहाँ कोई भी नहीं था। अरे वो मोहल्ले के छोकरे हैं, इधर उधर मटकते रहते हैं वो। उनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तुम चिंता मत करो, चलो अंदर चलो। वैसे क्या कह रहे थे ये लोग? कुछ भी तो नहीं। हाँ, उनमें से एक मुझे देखकर सीटी बजा रहा था। सीटी बजा रहा था? अभी देखता हूँ जरा मैं। ओहो, आप क्यों उन बदमाशों के मुंह लगेंगे? हाँ, तुम भी सही कहती हो कि इनके मुंह लगने से क्या फायदा। देखो, ये मोहल्ला सही नहीं है। यहाँ ऐसे मनचले घूमते रहते हैं, कुछ भी कहे तुम इनसे मुंह नहीं लगता। दरवाजा बंद कर, समझ गए ना? जाओ गुस्ल खाने में पानी रखो, मुझे स्नान करना है। अभी करती। गर्म रखो। वहां खिड़की पर क्या कर रही हो? बंद करो दरवाजा और जाओ। ये दिल है मेरा आईना। इस बंद कमरे में मुझे घुटन सी होती है। इतनी रात गए, तुम्हारा वहां खड़ा रहना अच्छा नहीं है। जाओ जाओ, बैठो मेरे पास। ये गाने की आवाजें कैसे आ रही हैं यहाँ? कोई उत्सव है क्या? अरे ऐसे उत्सव तो यहाँ रोज ही होते रहते हैं। सामने जो मकान तुम देख रही हो, ये गाने बजाने वालियों के कोठे हैं। कोठे? यानी कि वेश्या है? तो इसमें चौंकने में क्या बात है? यहाँ गाने बजाने को कोई बुरा नहीं मानता। इतने लोग वेश्याओं के घर खुलेआम आते जाते हैं, वहाँ जाने में वे अपना अपमान नहीं समझते? अपमान ही समझते तो वहाँ आते ही क्यों? मैं समझती थी कि ऐसी औरतों को लोग घृणा की नजरों से देखते हैं। ऐसे लोग अब गिने गिनाए रह गए हैं। अंग्रेजी शिक्षा ने लोगों को उदार बना दिया है, पर अब गाने वालियों का तिरस्कार नहीं किया जाता। खैर छोड़ो, ऐसे लोगों से हमारा क्या लेना देना। और सुनो, कल से तुम उस खिड़की पर मत जाया करो, समझ गई? जी। अब हमारे सोने का समय हो गया है, लालटेन बंद कर दो। सुनिए, सुनिए, सुनिए। क्या हुआ? बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा है। सब बंद खटखटा रहा है। बोली भाई और फलानी भाई, जाने कहाँ से आ जाता है। ये भोली बाई कौन है? कोई भी हो, तुम्हें इससे क्या है? सामने जिन औरतों का मकान है, क्या वो उन्हीं में से है? अगर हो भी तो फिर मैं इस मोहल्ले में नहीं रहूंगी। मुझे कहीं और मकान दिलवाइएगा। अरे दूसरी जगह मकान लेने के लिए किराया ज्यादा देने पड़ते हैं, और मेरे पास उतने पैसे नहीं है। चलो सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। अरे गजाधर, 7 बज के घर नहीं जाना क्या? जाऊंगा यार, बस थोड़ा सा काम और कर लूं। 10-15 दिन से देख रहा हूँ यार, तुम रोज शाम को देर तक काम करते हो। नई नई शादी हुई तुम्हारी, बीवी का काम कैसे तुम्हारा इंतजार कर रहा है? उसी के लिए तो ओवर टाइम कर रहा हूँ ये। क्यों भाई, भाभी ने आते ही फरमाइश शुरू कर दी क्या? छोटी मोटी फरमाइश नहीं है, घर की फरमाइश करती है वो। उसे उस मोहल्ले में नहीं रहना। मुझ जैसा 15 रुपए तनख्वाह पाने वाला आदमी क्या उसे महल में रखेगा? तुम तो यार कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहे हो। और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मर मर के पूरे महीने खटता हूँ तो 4-5 रुपए हाथ लगते हैं। तुम्हारी इस परेशानी को दूर करने का, भुलाने का इलाज है मेरे पास। कौन सा इलाज? आओ मेरे साथ, इसे रखो, इसे बंद करो। चलो, चलो। अब तुम्हें कहता हूँ, आओ। अरे आ जाए यार, कहाँ ले जाओ?
मैं उतारो, ये उतारो मेरे, मैंने कहा कि जूते उतारो, सुना नहीं तुम्हें? कहाँ से आ रहे हैं आप? दफ्तर से आ रहा हूँ। बहुत सारे रुपए इकट्ठे करने हैं ना, नए मकान के किराए के लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। कितने रुपए जमा हुए हैं अब तक? रुपए क्या है मेरे पास? मेरे पास क्या रुपए के पेड़ लगे हुए हैं? नशा करने के लिए तो रुपए हैं आपके पास। बस मत करो, जूते उतारो। तुम्हारा जूता उतारेगी मेरी जूती। पहले दिन पति का सम्मान करने के लिए मैंने पैर क्या छू दिए? आपका दिमाग तो सातवें आसमान पर चढ़ गया। पत्नी की रक्षा करना तो पति का धर्म होता है, वो तो आप कर नहीं सकते। रौब जमाने के लिए कैसे नहीं रह गई हूँ बताइए। अल्लाह जी ने मुझसे गलती है। खबरदार जो इस किस्म की हरकत की तो। शराबियों से मुझे सख्त नफरत है। मेरे जीवन में और मेरे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वो मेरा पति क्यों न हो। दरवाजा क्यों बंद कर रही है? अरे खोलना दरवाजा। खुल गई। सारा दिन लड़ाई झगड़ा और बात बात पर डांट डपट। मेरे जीवन के दिन रो रो कर कट रहे। माँ, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा था जो मुझे इस अंधे कुएं में ढकेल दिया? जिस आदमी के साथ चंद हफ्ते गुजारने मुश्किल हो गए, उसके साथ जीवन कैसे गुजारूंगी? क्यों गई? पढ़ना, आगे पढ़। नहीं माँ, आगे भी तो वही सब कुछ लिखा है। पढ़ने को मन नहीं कर रहा है। कहाँ फंस गए मेरे? माँ क्या हो गया? माँ अरे भैया, ये भोली बाई नहीं सुना था। मेरी पत्नी है ये। कहाँ गई थी? आज आप बहुत जल्दी आ गए। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गई थी? अंदर तो चलिए, बताती हूँ। अंदर चलो, आज खबर देता हूँ तुम्हारी। अब बताओ कहाँ गई थी? सामने वाले मकान में गई थी। सामने वाले मकान में? सामने वाला मकान तो भोली बाई का है। हाँ, वही गई थी। क्यों गई थी? उसने मुझे कई बार बुलाया तो चली गई। उसने बुलाया और तू चली गई? अरे क्या लाशन को धोकर पी गई है? तो क्या करती? सारा दिन इस कुप्पी में बैठी रहती क्या? तो अब वेश्याओं से मेलजोल बढ़ाओगी? अपनी इज्जत आबरू पर विचार है कि नहीं? तुम बार बार मुझ पर हाथ क्यों उठाते हो? लाख समझा कर देख लिया, जब बात समझ में नहीं आती तो यही तरीका अपनाना पड़ता है।
अरे तुम भी मंदिर आती हो? पहले पता होता तो घर से दोनों साथ ही निकलते। आपको नहीं पता कि मुझे कितनी बड़ी सजा मिली है आपके घर आने की। अच्छा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति दोबारा तुम्हें नहीं रोकेगा मेरे पास आने के लिए। वो कैसे? मैं उससे बात करूंगी। अच्छा, अब चलो। बहू जी से मालूम हुआ है कि आप सेठ शंकर प्रसाद के यहाँ नौकर हैं। हाँ है, तो का पहले पता होता तो फायदा करवा चुकी होती अब तक आपका। वो कैसे? सेठ जी से कहकर तरक्की करवा देती आपकी। सेठ जी मुझ पर निगाहें रखते हैं। तुम मुझे इतना नीच समझती हो कि मैं तुम्हारी सिफारिश से अपनी तरक्की कराऊंगा? अरे ऐसी तरक्की को तो हम लात मारते हैं। इतना तैश में क्यों आते हो? मैं तो आपके भले की सोच रही। तुम्हारे जैसी औरतें भी किसी का भला कर सकती हैं। चलो निकलो यहाँ से, और आज के बाद कभी इस घर में कदम नहीं रखना। चलो निकलो। भोली बहन, भगवान के लिए यहाँ से चले जाइए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि तुमको मैंने मना किया था ना। मेरे मना करने के बावजूद तुमने इससे नाता जोड़ा, और तुम भी कान खोलकर सुन लो, अगर आज के बाद दोबारा इस घर में कदम रखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो निकलो यहाँ से। और तुम कहाँ चली? आपने इनका अपमान क्यों किया? उसमें कोई छूट तो नहीं लगी है? व्यवहार मान मर्यादा में वो किसी से कम तो नहीं है। अगर मैंने उससे बात कर भी ली तो हर्ष क्या है? हाँ? तुमने फिर वही बेसर पैर वाली बात की। मान मर्यादा धन से नहीं होती, पर धर्म से तो होती है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो बहुत बड़ी धर्मात्मा है। ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन धर्मात्मा लोग उसका आदर करते हैं। मंदिर में भी उसे वही सम्मान दिया जाता है जो औरों को मिलता है। आजकल धर्म धूर्तों का अड्डा बना हुआ है। धर्म के महासागर में एक से एक मगरमच्छ पड़े हुए हैं। इनकी जटाएं और तिलक को देखकर लोग धोखे में आ जाते हैं। ये एक नंबर के महापाखंडी और पापी हैं। भोली का सम्मान उनके यहाँ नहीं होगा तो किसके यहाँ होगा? बोलो, है तुम्हारे पास कोई जवाब? बात करती हो? क्यों जी? तुमने तो मुझे बाग से जाने के लिए कह दिया और इन वेश्याओं को ऐसे बिठा दिया जैसे ये बाग तुम्हारे बाप दादाओं की हो। अरे अपनी तुलना उनसे करती हो? तुम और वो बराबर हो। उस वेश्या की जूती उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अब मैं तुम्हारे सामने ही वहाँ जाके बैठती हूँ और देखती हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो। मैं भी देखता हूँ कैसे बैठती हो। मैं कहती हूँ मत छू मुझे। अरे अरे अरे, छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। मैं कहती हूँ छोड़ दो मेरा हाथ। छोड़ूंगा। छोड़ दो मेरा हाथ। अरे छोड़ो उसका हाथ। ये क्या बदतमीजी है? इस तरह औरतों का हाथ पकड़कर बदतमीजी करनी चाहिए? आपके घर की कोई लगती है क्या? अरे हमारे घर की कुछ लगे या ना लगे, लेकिन क्या औरतों के साथ ऐसे बदतमीजी की जाती है? अगर तुम्हारी रिपोर्ट कर दूं तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। अब जाओ यहाँ से। अरे खड़े क्या हो, जाओ। जी धन्यवाद। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? जी मेरा नाम सुमन है, मैं दाल मंडी में रहती हूँ। क्यों मुंह लगती हो इन छोटे लोगों की? जी मेरी ही गलती थी, मुझे इनके मुंह नहीं लगना चाहिए था। हम वही जा रहे हैं, चलो तुम्हें घर तक छोड़ देंगे। बस सामने ही मेरा घर है। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, दोबारा फिर से मिलेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, पता तो दीजिए। ये रहा। बस यही हमारा पता है। हाँ। आकर मिल लेना। जी कल आना है। हाँ। जी धन्यवाद। सुनो, ये तुम्हें छोड़ने कौन आया? यही के कोई वकील है, बेनियाबाग में रहते हैं। जबरदस्ती बग्गी पे बिठा लिया, कहने लगे हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। तुम वकील के बगल में बैठी थी? कैसे बातें करते हैं आप? वो दोनों तो कोचवान के साथ बैठे थे। दोनों पति पत्नी बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा जाके चूल्हा जलाओ, बहुत बखान हो चुका। आप वकील साहब को जानते तो होंगे? हाँ जानता हूँ, इस मोहल्ले में एक ही वकील है, पदम सिंह, वही रहेंगे। गोरे गोरे ऐनक लगाते हैं, क्या बहुत बड़े वकील हैं? अरे मैं क्या उसका जमा खर्च लिखता हूँ? होंगे, कभी आते जाते देख लिया है। तुम जाओ जाके चूल्हा जलाओ। जा तो रही हूँ, कितनी बार बोलोगे? अच्छा सुनिए, कल उन्होंने मुझे अपने घर दावत दी है। वो किस लिए? होली का त्योहार है ना, सुना है बहुत धूमधाम से मनाते हैं।
अच्छा गाती है ना? बनारस में बहुत नाम है इसका। मैं तो इससे अच्छा गा सकती हूँ भाभी। अच्छा। होली तो मिलो। पदम सिंह जी, ये गाने बजाने की आवाज कैसी आ रही है? ये लोगों के लिए थोड़ा मनोरंजन रख दिया है अपने होली के दिन में। और ना ना ना, आप जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति से मुझे ऐसी आशा नहीं थी कि आप एक वैश्या को बुला करके घर में आप नाच गाना करा रहे हैं। लोग क्या कहेंगे? मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रहूंगा, समझ लीजिए। हाँ, ये तो सही। अरे छोड़िए, मैं क्या आपकी बात सुनूं? सुमन, तुम यहाँ? सदन, तुम? हाँ, ये मेरे चचा का घर है। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। लेकिन तुम बनारस में कैसे? मेरे पति यहाँ बनारस में ही रहते हैं। शादी होने के बाद मैं यहीं रहती हूँ। मुझे याद करती हो? अगर कभी आती भी है तो भुलाने की कोशिश करती हूँ। अरे सुमन, सुमन, यहाँ क्यों चली आई? भोली बाई का गाना पसंद नहीं आया? नहीं भाभी, वो बात नहीं है। दरअसल मैं सोच रही थी कि घर चली जाऊं। इतनी जल्दी? अभी तो महफिल शुरू हुई है। चिंता मत करना, अगर देर हुई तो मैं खुद तुम्हें घर तक छोड़ाऊंगी। जी। अरे इससे मिलो, ये सदन है। चलो चलो। कहाँ से आ रही हो? वकील साहब के घर से। वकील साहब से इतना दिल लग गया है? क्यों किसी शरीफ आदमी को बदनाम कर रहे हो? ऐसे शरीफों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इतने बड़े धर्मात्मा हैं तो उन्हीं के यहाँ जाकर रहो। आज से ये घर तुम्हारे रहने योग्य नहीं रहा। अच्छा, अब बाहर। सुमन, इतनी रात के बाहर क्यों बैठी हो? बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? क्यों रो रही हो? हाँ? बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? बोलो ना। वकील साहब के घर जाने की सजा मिली है मुझे। अब कल सुबह तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। नहीं नहीं, इतनी रात गए बाहर बैठना ठीक नहीं है। चलो नहीं। चलो ना। नहीं। अरे डरने की कोई बात नहीं, चलो। नहीं। चलो ना, मैं कह रही हूँ ना, चलो। आओ, चलो। आओ आओ ना, डरने की कोई बात नहीं। आओ, घबराओ मत। आओ, तुम सब अंदर जाओ। आओ, डरो मत, बैठो। तुम ऐसे मर्द के साथ कैसे जीवन गुजार सकती हो? कौन सा जीवन? जो दिन मैं गुजार रही हूँ उसे जीवन कहना तो बेशर्मी है। बेशर्मी। सुमन, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, मैं जानती थी कि कभी ना कभी तुम्हारी खटकेगी जरूर। अरबी घोड़ी और टट्टू एक गाड़ी में कैसे जुट सकते हैं? मैं समझी नहीं, क्या कहना चाहती हैं आप? तुम्हें तो किसी बड़े घर की रानी बनना चाहिए था, मगर पल्ले पड़ी खूसट के, जो तुम्हारे पैर धोने के लायक भी नहीं है। तुम ही हो जो निभा रही हो। तुम्हारी जगह कोई और होती तो मियाँ के मुंह पर लात मारकर कब की चली गई होती। अगर ऊपर वाले ने तुम्हारे जैसी शक्ल सूरत मुझे दी होती तो अब तक मैंने सोने की दीवारें खड़ी कर ली होती। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? इसी शक्ल सूरत पर बहुत नाज था मुझे। मेरे बाबूजी कहते थे कि मेरी बेटी राज करेगी, राज सोने के महल में रहेगी। लेकिन किस्मत ने मिलाया भी तो एक जल्लाद के साथ। मेरे माँ बाप ने भी मेरी शादी एक बुढ़े से कर दी थी। उसके पास दौलत थी, हर तरह का ऐशो आराम था,
मगर मुझे उसकी शक्ल से नफरत थी। 6 महीने तो मैंने किसी तरह काटे, फिर निकल खड़ी हुई। जिंदगी जैसी नियामत रो रो कर काटने के लिए नहीं है। जब जिंदगी का मजा ही ना मिले तो क्या फायदा। पहले मुझे भी डर लगता था कि बदनामी होगी, लोग मुझे जलील समझेंगे, लेकिन बस घर से निकलने की देर थी। फिर मेरा वो रंग जमा कि अच्छे अच्छे मेरे खुशामद करने लगे। आज यहाँ का कौन सा ऐसा रईस नहीं है जो भोली बाई के तलवे सहलाने में अपनी इज्जत न समझता। सारे शहर में भोली बाई के गानों की धूम है। क्या ये गाना मैं भी सीख सकती हूँ? हाँ, मैं तुम्हें 6 महीने में सब सिखा दूंगी। यहाँ सही गाने कौन समझता है। बस चलती हुई गजलों की धूम, 2-4 ठुमरियां और सिनेमा के गाने, फिर बस तुम ही तुम हो। क्या ये सब सीखना इतना आसान है? और नहीं तो क्या, यहाँ तो बस अच्छी सूरत और एक मजेदार बातें करने वाली चाहिए, और ये दोनों खूबियां भगवान ने तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भर दी है। कसम खाकर कहती हूँ, एक बार तुम इस रिश्ते के बंधन को तोड़ दो, फिर देखना सारा शहर तुम्हारे पीछे होगा। लेकिन क्या ये बुरा नहीं मालूम होता कि यहाँ ऐरे गहरे सबके सामने बेशर्मी करनी पड़ती है? यहाँ ऐरो गैरों की आने की हिम्मत नहीं होती। यहाँ तो बस रईस आते हैं जिन्हें बातों में फंसाए रखना चाहिए। अगर शरीफ हो तो तबीयत अपने आप मिल जाती है, और बेशर्मी का भी ध्यान नहीं होता। और अगर तबीयत ना मिले तो उसे बातों में उलझाए रखना चाहिए। वैसे पहले पहले तो झिझक होती है, क्या शौहर के साथ नहीं होती? जिस तरह उसके साथ धीरे धीरे झिझक दूर हो जाती है, इसी तरह यहां भी होता है। रात बहुत हो गई है, अब थोड़ा आराम करो। इतनी प्यारी शक्ल कैसी मुरझा गई है। तुम बैठो, मैं तुम्हारा इंतजाम कर आती हूँ। हाँ, क्या बात है गजेंद्र, तुमने भाभी को घर से क्यों निकाल दिया? घर से निकालना तो सिर्फ एक बहाना था। दरअसल वो खुद ही जाना चाहती थी। तो उसके परिवार वालों को खबर क्यों नहीं कर देते? क्या खबर दूं कि वो मेरा घर छोड़ के कोठे पर रहने लगी है। तो क्या तुम कुछ करोगे नहीं? तुम्हें कुछ करना चाहिए भाई, वरना शादीशुदा होकर भी तुम्हें सन्यासियों का जीवन बिताना पड़ेगा। तुम ठीक कहते हो, मुझे कुछ करना चाहिए।
सुमन, तुमसे कुछ पूछना था। किस बारे में? तुम्हारे बारे में। जो लड़की अपने पति के घर रह रही हो, वो अचानक कोठे पर कैसे पहुंच गई? तुम्हें सवालात पूछने का क्या हक है सदन? कौन लगते हो तुम मेरे? हाँ, कुछ नहीं, तुम नहीं जानती, तुम्हें कुछ याद नहीं? जब मैंने सुना कि तुम्हारी शादी हो गई है, तब मैंने सोचा जो घर मैं तुम्हें देना चाहता था वो तो दे नहीं सका। लेकिन सुमन, अब जो घर तुम्हें मिला है वो घर नहीं, तुम्हारे लिए चौराहा है। इसके जिम्मेदार तुम थे सदन। जब तुमने मुझे ठुकरा दिया तो गजादर जैसे एक ओछे आदमी के पल्ले मुझे बांध दिया गया। जब उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो भोली बाई ने मुझे सहारा दे दिया। लेकिन सहारा लेने के लिए क्या सिर्फ वो एक ही जगह रह गई थी? ये सब सवालात मत पूछो सदन। मुझे एक ऐसी जिंदगी की तलाश थी जहां मुझे सुख मिले, जहां किसी चीज की कमी न हो। मैं मजबूर ही सही, लेकिन जो जिंदगी मैं जी रही हूं वहां मैं खुश हूं। और जब तक किस्मत चाहेगी मैं वहीं रहूंगी। सुमन, हाँ, प्रिय महाशय नमस्ते। आपको याद होगा, होली के दिन सुमन नाम की एक लड़की हमारे घर पे आई थी। होली के दिन रात में जब वो अपने घर लौटी तो उसके पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। चाहता तो मैं उसे अपने घर पर रख सकता था, लेकिन मेरे मित्रों और शुभचिंतकों ने मुझे उसे घर पे रखने की सलाह नहीं दी। मुझे ये लिखते हुए बहुत दुख हो रहा है कि एक भले घर की लड़की अब सुमन बाई बन चुकी है। मैं चाहता हूं कि आप उसे उस पाप कुंड से बाहर निकालें। आप जैसे समाज सेवक ही ऐसी कन्याओं को सही मार्ग दिखा सकते हैं। शेष बनारस आने पर बताऊंगा। आपका पदम सिंह। किस्मत को बदला भी जा सकता है सुमन। आप यहाँ कैसे आन पड़े? भूल से यहाँ नहीं आया हूं सुमन। पदम सिंह ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इस कलंकित मार्ग पर चलकर तुमने भारतीय नारी का सिर नीचा कर दिया। हर रोज जो लोग यहाँ मुद्रा सुनने के लिए आते हैं वे सब हिंदू ही होते हैं। मेरे पति जिसने मुझे घर से निकाल दिया, क्या वे हिंदू नहीं थे? वो वकील साहब, क्या वे हिंदू नहीं थे? बोलिए। सुमन, मैं मानता हूं तुम्हारे पति ने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किए, तुम्हें घर से निकाल दिया, पर तुमने क्या किया? अरे तुमने तो वो किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। दुनिया में सैकड़ों औरतें हैं जो अपने पति से लड़कर अलग रहने लगती हैं, अपने मायके वापस चली जाती हैं, कहीं भी कुछ भी कर लेती हैं, मगर तुमने अपने कुल मर्यादा को लात मारकर अच्छा नहीं किया सुमन। मैं ऐसी अंधी तो नहीं हूँ कि मैं अपने भले बुरे की पहचान न कर सकूं, लेकिन मैं क्या करती? मैं मजबूर थी। मेरे पास इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं था। बचपन से ही मेरे पिता ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला था, पर मेरे मामा ने मेरी शादी एक ऐसे आदमी से कर दी जिसने मुझे पत्नी का सम्मान कभी नहीं दिया। मैं अपना अपमान न सह सकती थी, बस यही मेरी कमजोरी थी। सुमन, अब भी समय है, छोड़ दो ये दाल मंडी, बाहर आ जाओ इस कोठे से, नहीं तो तुम्हारा पूरा जीवन भ्रष्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? आप ही बताइए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए विधवाश्रम में रहने की व्यवस्था कर सकता हूं। हाँ, मुझे मंजूर है। हाँ। सुमन को कोठे से निकालकर कहाँ रखना चाहते हैं आप? विधवाश्रम में। आश्रम बदनाम हो जाएगा और संभव है कि दूसरी विधवाएं सुमन के आने के बाद आश्रम छोड़ जाए।
तो फिर आप ही बताइए मैं क्या करूं? मेरी बात मानिए तो आप इस झंझट में मत पड़िए। समाज में जैसा जो चल रहा है चलने दीजिए। और सुमन भाई को आश्रम में रखने की सलाह मैं तो नहीं दूंगा। सलाह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपका समय नष्ट किया, इसके लिए माफ कीजिएगा। देखिए, मैं आपसे कह चुका हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी बात सुनने की कोशिश तो कीजिए। कहिए। देखिए, मैं एक अबला की मदद के लिए आपके पास आया हूं। आप लोगों को इसमें आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए। मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जाइए आप। अच्छा होगा आप कल कचहरी में आ जाएं। मुंशी जी भी वहां होंगे। जज साहब के सामने सब बातचीत हो जाएगी। आइए आइए। नमस्कार। विट्ठल दास जी, आपके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए। बैठिए। क्या करे वकील साहब, सुमन के उद्धार के लिए दौड़ धूप में लगा हुआ हूँ। अरे हाँ, आपने सुमन का क्या निश्चय किया? इसी चिंता में तो दिन रात पड़ा रहता हूँ। इतना बड़ा शहर है, कोई किसी की मदद करना नहीं चाहता। कैसी मदद? अरे भाई, सुमन को आश्रम में रखने के लिए कम से कम 30 रुपया महीना आश्रम वालों को देना पड़ेगा, तभी तो वहां रह सकेगी। आपको विश्वास है कि सुमन विधवाश्रम में चली जाएगी? हाँ हाँ, मैंने सुमन से बात कर ली है, वो तैयार है। हाँ, ये बात और है कि आश्रम के लोग शायद उसे न रखें। सुमन का विधवाश्रम का खर्चा मैं देने को तैयार हूँ। वकील साहब, भगवान आपका भला करे। सुमन की मदद करके आपने उस पर बहुत बड़ा उपकार किया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अभी सब प्रबंध भी करने हैं मुझे। आपने तो मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। अच्छा, अब चलता हूँ। अच्छा, या शहर में आया है पढ़ने के लिए? पढ़ने आया है तो कॉलेज जाए। सुमन बाई के कोठे पर जाने की क्या जरूरत है? देखिए वकील साहब, बुरा नहीं मानिएगा, मैंने इसे कई बार सुमन बाई के कोठे पर जाते हुए देखा है। शायद उसके प्रेम जाल में पड़ा हुआ है। आप इसे किसी तरह समझाइए। गांव में भाई साहब को मालूम पड़ जाएगा तो वो तो मेरा मुंह तक नहीं देखेंगे। अब देखिए, मुझे तो नहीं मालूम था कि ये बबुआ आपका भतीजा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस पर नजर रखूंगा। और वैसे भी अब सुमन बाई तो कल यहां से चली ही जाएगी, अपने आप समझ जाएगा। अच्छा, बोलिए। बोलते क्यों नहीं? बात क्या है? क्या बोलूं उमानाथ जी कि सुमन अब दाल मंडी के कोठे की बाई बन चुकी है। क्या फालतू बात कर रहे हैं आप? हाँ उमानाथ जी, मेरी कठोरता और उसकी चंचलता ने हम दोनों का सर्वनाश कर दिया। वो मुझसे उम्र में बहुत छोटी थी, इसलिए मैं उसे समझा बुझा कर न रख सका। न मैं उसे वो आदर और सम्मान दे सका जिसके कारण न वो मेरी इज्जत करती थी और न मैं उसकी। बात एक दिन यहां तक पहुंच गई कि मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया और हम दोनों के झगड़े का फायदा भोली बाई ने उठाया और वो उसे हमेशा के लिए अपने साथ लेकर चली गई। गजाधर, ये आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अगर आपके दिल में उसके लिए थोड़ी सी भी इज्जत हो, थोड़ा सा भी प्यार हो, तो उसे वापस ले आओ अपने घर। इससे बड़ा उपकार आपके लिए। उमानाथ जी, उसे घर ले आने से मेरे पापों का प्रायश्चित तो नहीं होगा। इस सांसारिक मोहमाया के लोभ को मुझे छोड़ना होगा और अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। गजाधर जी, मेरी बात तो सुनिए। गजाधर जी, सुमन, सुमन, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट लाया हूं। किस लिए? यूं ही दिल चाह तो ले आया। लो। सदन, तुम यहां मत आया करो। क्यों? अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? क्यों बार बार आते हो यहां? तुमसे मिले बिना रहा नहीं जाता सुमन। तुम्हें बस एक नजर देखने की आस में कदम खुद ब खुद इस तरफ उठ जाते हैं। हाँ, और जब रात ढल जाती है तो वही कदम अपने आप घर की तरफ लौट जाते हैं। तुम जो कहना चाहती हो कह लो सुमन, तुम्हें इसका पूरा अधिकार है। लेकिन सच तो यह है कि मैं आज भी तुम्हें उतना ही प्रेम करता हूं जितना पहले किया करता था।
सुमन, मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेहरबानी करके मुझे यहां आने से तो मत रोको। चलता हूं, फिर आऊंगा। आइए दरोगा जी, आइए। सरकार ने आपकी सजा 2 साल कम कर दी है, तब भी आपके चेहरे पर वही उदासी। किस्मत ने वो सजा दी है मुझे कि मुस्कुराना ही भूल गया हूं। अब तो जिंदा हूं इसलिए जी रहा हूं। अब आप जाएंगे कहां? वापस अपने घर? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता। तिनका जोड़कर जो आशियाना बनाया था वो तो बिखर गया। अब दोबारा जोड़ना होगा उसे। देखें किस्मत कहां तक साथ देती है। मेरे बच्चे, दारोगा जी, आप अगर आपने खबर भिजवाई होती तो मैं खुद ही लेने चला आया होता आपको। जेल से छूटने की खबर क्या भिजवाता तुम्हें? गंगा जली कहाँ है? घर पर नहीं है का? क्या बात है? तुम दोनों चुप क्यों हो? गंगा जली से मिलना है, कहाँ है वो? बाबूजी, आपको माँ से मिलना है। आइए, मैं आपको मिलाती हूँ। आइए बाबूजी। बाबूजी, माँ हमें छोड़कर चली गई। गंगा जली। सुमन से मिलने को बहुत दिल कर रहा है। सोचता हूं कि तो एक रोज मैं बनारस चला जाऊं उससे मिलने। उमा, वो किस मोहल्ले में रहती है वहां? मैं तो कहता हूं कि आप वहां ना ही जाए तो अच्छा है करोगे। उसने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। ऐसा क्या किया उसने? अपने पति का घर छोड़कर चली गई, अपने जीवन का सर्वनाश कर लिया। साफ साफ कहो क्या बात है? एक दिन गजाधर यहाँ आया था दरोगा जी, उसने सब कुछ बताया मुझे। क्या बताया? आजकल दाल मंडी में सुमन बाई बन गई है वो। क्या बकवास कर रहा था? तुम्हारी की हुई है सब। नहीं दरोगा जी, बस सच कह रहा हूं। बनारस में उसका खूब चर्चे। मैंने कितनी कोशिश करके उसके लिए गजाधर जैसा वर ढूंढा था, लेकिन वहां भी उसकी नहीं मिल सकी।
मुझे उसके भाग्य में लिखा था। इस सबका कारण मैं ही हूं। मैं ही इस तबाही का जिम्मेदार हूं। जब घर का मर्द ही कमजोर पड़ जाए तो उसकी सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती। चलिए, मैं तैयार हूँ। सारा सामान रख लिया ना? मैं यहाँ की किसी भी चीज को साथ में नहीं ले जाना चाहूंगी। आज से मेरी एक नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। फिर भी कुछ जरूरत का सामान तो रख लो। आप मेरा एक काम करेंगे? बोलो। मेरे सामान को बेचकर आप किसी शुभ कार्य में लगा दीजिएगा। चलिए। चलो। सुमन, भगवान तुम्हारी जिंदगी में सारी खुशियां भर दे।